नमस्कार दोस्तों, भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग पिछली क्लास में 1858 के अधिनियम को पढ़ चुके थे। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1861 के भारत परिषद अधिनियम का पहला बिंदु क्या था? इस अधिनियम में वायसराय को एक विशेष शक्ति प्रदान कर दी गई। क्या विशेष शक्ति प्रदान कर दी गई? कि यह वायसराय बंगाल के लिए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लिए और पंजाब के लिए विधान परिषद की स्थापना कर सकता है। यानी वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना करने का अधिकार दे दिया गया कि इन क्षेत्रों में वो विधान परिषद की स्थापना कर सकता है। और एक चीज है इसमें, और एक तथ्य यह है कि इस विधान परिषद में वायसराय भारतीयों को भी मनोनीत कर सकता है। बहुत बड़ी बात कि भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत करना अगर सबसे पहले किसी एक्ट में दिखाई पड़ता है तो वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहले इसी एक्ट में यह बात कही गई कि वायसराय विधान परिषद में भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। तो यह था पहला बिंदु 1861 के भारत परिषद अधिनियम से संबंधित। अब जानते हैं दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरे बिंदु में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उस कार्यकारिणी परिषद का इस अधिनियम में विस्तार किया गया और इसके तहत जो वायसराय होता था उसको यह शक्ति प्रदान की गई कि वो अपनी कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु जानते हैं। तीसरा बिंदु जो है वो भी वायसराय को शक्ति एक प्रदान की गई है। तीसरा बिंदु भी उसी से संबंधित है कि विशेष अगर कोई विकट परिस्थिति आती है तो उस विशेष या विकट परिस्थिति में वायसराय जो है वो अधिकतम 6 माह के लिए भारत में अध्यादेश लागू कर सकता है। यानी वायसराय को अध्यादेश लागू करने की शक्ति जो है वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में प्रदान की गई। तो प्रश्न बनता है कि किस एक्ट में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो वो था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में मुख्य रूप से यही 3 बिंदु याद रखेंगे और ये तीनों ही बिंदु जो है वायसराय की शक्ति से संबंधित है। यानी इस अधिनियम में मुख्य रूप से वायसराय को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। तो ये 3 मुख्य शक्तियां जो प्रदान की गई थी वो हमने बता दी। अब चलिए आगे के एक्ट को देखते हैं। आगे जो एक्ट आया था वो था 1873 का अधिनियम। तो 1873 के अधिनियम में कुछ विशेष नहीं है, केवल एक बिंदु याद रखेंगे कि इस अधिनियम के तहत यह उपबंध किया गया, यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। यानी सबसे पहले 1873 के अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और इसी के तहत 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भंग हो गई 1 जनवरी 1884 को। तो यह मुख्य रूप से एक बिंदु याद रखेंगे 1873 के अधिनियम के अंतर्गत। अब जानते हैं अगला अधिनियम जो आया था वो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए इस अधिनियम से संबंधित केवल 2 बिंदु याद रखेंगे। जो पहला बिंदु है वो ये है कि इस अधिनियम में ही सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क्या होती है आप लोग जानते होंगे। जैसे हम लोगों ने वोट दिया और सांसद को चुना। सांसद क्या करता है कि एक विशेष पद के उम्मीदवार को चुनता है, यानी प्रधानमंत्री को चुनता है। तो प्रधानमंत्री का चुनना क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने प्रधानमंत्री को नहीं चुना है, हमने अपना वोट दिया सांसद को और सांसद ने जो है सांसदों ने मिलकर के चुना है प्रधानमंत्री को। तो इस प्रकार से ये पद्धति क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। तो सबसे पहले अगर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ देखने को मिलता है तो वो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या था भारत परिषद अधिनियम का? दूसरा बिंदु यह था कि केंद्रीय विधान परिषद में वार्षिक बजट जो पास होता था
उस केंद्रीय विधान परिषद में वार्षिक बजट पर भारतीयों को अब प्रश्न पूछने और उस बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि अब भारतीय जो है वो केंद्रीय विधान परिषद में उस वार्षिक बजट पर प्रश्न भी पूछ सकते थे और बहस भी कर सकते थे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई आयोग की परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि वो कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम में भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो वो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ये दो बिंदु याद रखेंगे, लेकिन एक तथ्य इसमें याद रखेंगे कि जो भारतीय थे वो प्रश्न पूछ सकते थे और उस पर बहस कर सकते थे, लेकिन भारतीय जो है वो बजट पर अपना मत नहीं दे सकते थे, किसी भी प्रकार का अपना मत नहीं दे सकते थे उस बजट पर। इस बिंदु को याद रखेंगे। तो ये दो बिंदु जो है मुख्य रूप से 1892 के भारत परिषद अधिनियम से संबंधित है। अब जानते हैं अगला जो एक्ट था, वो अगला एक्ट था 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम को ही हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। देखिए 1909 के अधिनियम को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है। तो देखिए जब 1909 का अधिनियम आया था उस समय भारत का जो सचिव था, यानी जो भारत सचिव थे वो थे मार्ले, पहली बात। और 1909 में जो भारत का वायसराय था वो था मिंटो। हमने 1858 का जब अधिनियम पढ़ाया था तो उस समय बता दिया था कि भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया गया था और भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसको भारत का वायसराय कहा गया था। तो इसी के तहत 1909 में भारत सचिव थे मार्ले और जो भारत के वायसराय थे वो थे मिंटो, इसलिए इस 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, पहली बात। अब देखिए इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में कौन कौन से प्रमुख बिंदु थे उनको जानते हैं। तो जो पहला प्रमुख बिंदु है वो ये है कि इस अधिनियम में जो प्रांतीय विधान परिषद थी, जो प्रांतों में विधान परिषद थी, उसके आकार में वृद्धि कर दी गई। यानी प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि कर दी गई, यानी विधान परिषदों की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई। तो सबसे पहला बिंदु यही है कि प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि कर दी गई इस 1909 के अधिनियम में। दूसरा बिंदु क्या था? दूसरा बिंदु यह था कि अब भारतीय केंद्रीय विधान परिषदों में और प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्र में विधान परिषद अलग और प्रांत में विधान परिषदें अलग, तो अब जो भारतीय थे वो केंद्रीय विधान परिषदों में और प्रांतीय विधान परिषदों में जो सार्वजनिक विषय होते थे उन पर प्रश्न पूछ सकते थे। यानी सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो गया। कहां पर? केंद्रीय विधान परिषदों में और प्रांतीय विधान परिषद में। केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषदों में अब भारतीयों को सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो यह था 1909 का दूसरा बिंदु। अब जानते हैं तीसरे बिंदु के बारे में। तीसरा बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तीसरा बिंदु यह है कि इस अधिनियम में ही मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, इसके पूर्व ही मुस्लिम लीग बार बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहा था। दबाव था अंग्रेजों पर और उस दबाव में आकर के ही 1909 का जब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, उस अधिनियम में यह कह दिया गया कि मुस्लिमों के लिए अब पृथक निर्वाचन मंडल होगा। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब यह है कि अब मुस्लिम जब अपने नेता को चुनेंगे तो उसमें मुस्लिम ही वोट करेंगे और किसी भी समुदाय या जाति का जो जाति के लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे। मुस्लिम्स अपना नेता स्वयं चुनेगा, मुस्लिम ही चुनेंगे। तो इस प्रकार से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो बात है वो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में कही गई। तो इस प्रकार से देखा जाए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, तो ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को जन्म देता है। तो इस प्रकार से इस
अधिनियम को सांप्रदायिकता का जनक वाला अधिनियम कहा जाता है। यानी कि इस 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को सांप्रदायिकता का जनक वाला अधिनियम कहा जाता है और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को कहा जाता है। क्योंकि मिंटो उस समय क्या थे, भारत के वायसराय थे, इसलिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है और इस अधिनियम को सांप्रदायिकता का जनक वाला अधिनियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के कुछ तथ्यों को जाना। अब कुछ एक्ट शेष बच गए हैं, उनको अगली क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए